हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपके सीबीएसई और एचबीएससी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आ जाए राइट ए नोट ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आपको क्या लिखना है वो इस वीडियो में स्टडी करेंगे। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए नोट ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विद लिमिटेशंस, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया आपके। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, क्या कर रहे हैं देखो। सबसे पहले लिखेंगे आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के 3 मेन पोस्टुलेट, जो कि आपके सामने देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद आप बताएंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, कि व्हाट आर यूजेस और बेनिफिट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या योगदान रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कहां, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, और लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट्स ऑल। इतना सा आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना। आइए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी और ये किन के लिए होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्पेशली होती है फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए होती है। ठीक है, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम, जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट, या मैं कह सकता हूं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इसके साथ जुड़े होते हैं लिगेंड्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और लिगेंड्स के पास ये 4, 6 हो सकते हैं नंबर में। लिगेंड्स नंबर में 4 से 6 हो सकता है। ठीक है, जो लिगेंड्स है एक प्रकार से लेविस बेस का काम करते हैं। इनके पास लोन पेयर होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के पास, लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं, जिससे इन दोनों के बीच, लिगेंड के बीच और मेटल के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। और जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्हीं कंपाउंड्स की विशेषताएं बताने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हेंस, बेथे एंड वैन वेलेक ने दिया था। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। आपको इनका नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे आप सीधा कह सकते हैं दिस इज थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट्स पोस्टुलेट्स आर, ये इसके पोस्टुलेट है 3 बस। क्या ये कहती है कि इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल और लिगेंड्स, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, ये लिगेंड्स हो गए, जिनके नंबर 4 से 6 हो सकता है। ठीक है, के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, ये होता है आयनिक बॉन्ड। लिगेंड और मेटल के बीच कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, which arise due to electrostatic force between metal ion and or ligand। लिगेंड्स और मेटल आयन के बीच आयनिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। सिंपली समझिए। आपको ये पोस्टुलेट अभी देखो काफी टफ लग रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। क्या? सिंपली देखना, ये है मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम, इसके ऊपर जनरली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक के 40 एलिमेंट है, उनमें से कोई एक है। ठीक है, ये जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो लिगेंड होता है जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, या न्यूट्रल होगा तो उसके पास लोन पेयर मिलेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो सिंपली ये क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि मेटल और लिगेंड, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ आ गया फिजिक्स में। आयनिक, दोनों आयन्स बन गए, तो आयन के बीच कैसा होगा? आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड होगा। पहला पोस्टुलेट खत्म। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? पॉजिटिव, लिगेंड्स क्या है? नेगेटिव। अब ये लिगेंड्स अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ना, लिगेंड्स एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या करेंगे? इस तरीके से अरेंज करेंगे इस सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ कि इन लिगेंड्स के बीच रिपल्सन क्या हो? मिनिमम। रिपल्सन अगर मिनिमम होता है तो केमिस्ट्री खास बात होती है, जहां रिपल्सन हो मिनिमम वहां स्टेबिलिटी होती है मैक्सिमम। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? स्टेबल। समझ रहे हो? अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स है,
अगर लिगेंड्स के नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिगेंड के नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हालांकि 4 अगर लिगेंड है तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, पर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जनरली आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड के नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है। अब ये 6 लिगेंड सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इन लिगेंड्स के बीच क्या हो, मिनिमम रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट खत्म। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब सेंट्रल मेटल एटम फ्री है, इसके आसपास कोई लिगेंड नहीं है, तो भाई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है सेंट्रल मेटल एटम। और डी ब्लॉक क्यों कहलाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है। अब डी सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम है, बता देता हूं आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये नाम है डी के 5 ऑर्बिटल्स के। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जब इस एटम के पास कोई भी लिगेंड नहीं पहुंचा है, अभी तक कॉम्प्लेक्स बना नहीं है, तो ये पांचों जो ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये होते हैं इक्वल इन एनर्जी, एनर्जी में इक्वल होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट टर्म का मतलब है इक्वल इन रिस्पेक्ट, देखा जाएगा कि क्या है वो, मोमेंटम की बात चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है क्या, तो ये यहां पे क्या है, इक्वल इन एनर्जी। और जब ये इक्वल इन एनर्जी होती है तो एनर्जी का एक लेवल है जिसे हम कहते हैं बारी सेंटर। क्या कहते हैं भाई, बारी सेंटर। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी का लेवल हो गया जब ये इक्वल होते हैं एनर्जी में। कब, सेंट्रल एटम के बाहर कोई भी लिगेंड नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कोई लिगेंड आ रहा है तो ये क्या स्पेस में आएगा, 3D में आएगा। 3D में अपने पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, मैं 2D में दिखा दिया, कैसे बताऊं भाई, मान लो ये 2D स्पेस में ये दिखा दिया, 2D है एक, ये 3D बन गया, 3 एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई और ये जेड। ठीक है, अब बोले अगर फ्री सेंट्रल एटम के पास अब लिगेंड आ रहे हैं, जो लिगेंड आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमें 2 ही कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब 6 लिगेंड आए और सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब 4 लिगेंड आए और कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो तीसरे पॉइंट में हम 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, कि जब नंबर में 6 लिगेंड आए क्या होगा। जब 6 लिगेंड या सेंट्रल एटम के पास कोई भी लिगेंड आ जाए, क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट कर जाते हैं एनर्जी में। यानी कुछ ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कुछ जिनकी एनर्जी इस बारी सेंटर से कम हो जाती है। अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, यानी 6 लिगेंड जुड़ने जा रहे हो सेंट्रल मेटल एटम से, तो क्या होता है, ये 6 लिगेंड जैसे जैसे पास आते हैं तो ये जो 5 ऑर्बिटल है अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनमें से 2 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ बाई सेंटर से ऊपर चले जाते हैं एनर्जी के लेवल में, और 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। जो 3 नीचे आते हैं इन्हें कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 होते हैं। तो 2 ऑर्बिटल इस बाई सेंटर से एनर्जी में ऊपर आ जाते हैं, वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बात समझ में आई? इन्हें हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल, इन तीनों को। इन्हें कहते हैं EG ऑर्बिटल, ऊपर वाले दोनों को। समझ में आई? यानी कि जैसे ही सेंट्रल एटम के पास 6 लिगेंड आए, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए 2 तरीके से, 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे। नीचे वाले को नाम देंगे T2G, ऊपर वाले को नाम देंगे EG, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्या होता है, लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा एक्सिस के लोग आते हैं। एक्स एक्सिस, जहां पे ये एक्स एक्सिस है ऐसे आएगा, ये एक्स एक्सिस है, लिगेंड आ रहे हैं ऐसे, ये वाई एक्सिस है, लिगेंड आ रहे हैं ऐसे अलोंग द एक्सिस। और केवल 2 ऑर्बिटल जिनका नाम है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके होते हैं लोब। जो आपका डी ऑर्बिटल होता है ये डंबल शेप होता है, डबल डंबल शेप ऐसे, इन्हें हम कहते हैं लोब। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के जो लोब है अलोंग द एक्सिस होते हैं।
ऐसे डीजर स्क्वायर भी अलोंग द एक्सिस होता है, इसके लोब जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दोनों ऑर्बिटल्स के, यानी कि डीजेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो लोब जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे डी ऑर्बिटल में, उनकी जो लोकेशन है वो अलोंग द एक्सिस होती है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनने जा रहा हो तो लिगेंड हमेशा अलोंग द एक्सिस आएगा। अगर ये अलोंग द एक्सिस आएगा तो इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब मिलेंगे लिगेंड्स को, और डी जेड स्क्वायर के लोब मिलेंगे। लोब्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली, बोला है कि नहीं? तो क्या होगा, लिगेंड लिगेंड के बीच क्या होगा, रिपल्सन। केमिस्ट्री में जब भी रिपल्सन हो जाए तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की, डी जेड स्क्वायर की और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, ध्यान रखना ये एक ही ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बाहरी सेंटर से एनर्जी में क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर आ गए। इनकी एनर्जी, इनका क्या खेल है, इनके जो लोब होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जिसका लोब डी एक्स और वाई के बीच हो इसका नाम रख दिया डी एक्स वाई। वाई जेड बन जाए एक्सिस, लोब बिटवीन द एक्सिस हो डी वाई जेड, जेड और एक्स एक्सिस के बीच हो तो उसे बढ़िया नाम रख दिया डी जेड एक्स। अब लिगेंड आ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस आ ही नहीं रहा, तो बिटवीन द एक्सिस वाले लोब से तो रिपल्सन कम होगा, तो एनर्जी में क्या हो जाएगी, कम। सिंपल सा फंडा हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब बात आती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड आते हैं और ये 4 लिगेंड आते हैं बिटवीन द एक्सिस। मतलब अब की बात टक्कर किससे होने वाली है, जिनके लोग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स कम बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीचों बीच ऐसे आएंगे। तो यहां पे इनको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले लोग नहीं मिलेंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वाले मिलेंगे। तो इनके रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सिंपली। तो बाहरी सेंटर से एनर्जी, मान लो बाहरी सेंटर है, ये क्या हो गया बाहरी सेंटर, जब पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, इक्वल, डिजोनेट ऑर्बिटल है, यानी कि अभी सेंटर में एटम के पास कोई भी लिगेंड नहीं है, तो एनर्जी का लेवल ये है, इसको नाम दे दिया बाहरी सेंटर। ऑल आर डिजोनेट ऑर्बिटल। नाउ जैसे 4 लिगेंड आए बिटवीन द एक्सिस आएंगे, लिगेंड्स जुड़ेंगे, तो 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे अब की बार, 2 ऑर्बिटल नीचे, क्योंकि बिटवीन द लोब्स रिपल्सन ज्यादा होगा, तो जिन ऑर्बिटल के लोब बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बुलाएगी नहीं। तो क्या होगा, 1 2 3 डी एक्स वाई डी वाई डी जेड एक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बाहरी सेंटर से एनर्जी में ऊपर आ जाएंगे, और जिनके लोग अलोंग द एक्सिस हैं उनसे तो रिपल्सन हुआ ही नहीं, तो उनकी एनर्जी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, कम, नीचे चले जाएंगे, खत्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी। अब कोई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में कितने हैं, डी सब सेल में, या फिलअप होते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने होते हैं। तो डी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट के लिए आप ट्रांजिशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉनों का, कलर कैसे शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, आसानी से बता सकते हो। कलर क्यों आता है, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस डी एक्साइट होगा, नीचे से एक्साइट होगा पहले फिर डी एक्साइट होगा, तो कलर हमें दिखता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो आसानी से आप काउंट कर सकते हो, और इस स्प्लिटिंग से आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड कैसा है। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब लिगेंड एक फ्री सेंट्रल एटम के पास या आयन के पास आते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, तो जो स्प्लिटिंग होती है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिस एनर्जी इज डेल्टा नोट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सिंबल है इसका, डेल्टा T क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बाहरी सेंटर के लेवल पे नेट एनर्जी कितनी होती है, 0। जो ऊपर वाले होते हैं यहां पे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये होती है 0.6 डेल्टा नोट, ध्यान रखना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को 0.6 से मल्टीप्लाई करना, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी इजी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इजी ऑर्बिटल से। T2 के लिए निकालनी, ध्यान रखना क्या, -0.4 डेल्टा नोट। मैंने बोला यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां की एनर्जी निकाल सकते हो आप, -0.4 डेल्टा नोट हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 है इन ऑर्बिटल में, 3 4 और 4 5 और 5 6 और 6, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने से मल्टीप्लाई कर देना, आपको T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे इजी की एनर्जी आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, ऊपर वालों को 0.6 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वालों को 0.4 से। समझ पा रहे हो? ठीक है, इस कंसेप्ट को हम अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में लिखना क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए निकाल सकते हो आप, सिंपल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पे क्या होगा, 3 ऊपर है, अगेन ऊपर है तो यहां पे 0.4 डेल्टा टी, नीचे वाले -0.6 डेल्टा टी, ध्यान रखना रहेगा 0.6 इन दोनों के लिए। और एक और बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम केवल ई लिखेंगे, ई जी नहीं लगाएंगे, T2G नहीं लिखेंगे, T2 लिखेंगे, जी नहीं लगाएंगे बस। जो जी होता है ना एक्चुअल में, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बताते हैं आप, जनरली जीरेड कॉम्प्लेक्स और अनजीरेड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उनका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये ऊपर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप T2G और EG का इस्तेमाल करेंगे, जीरेड कॉम्प्लेक्स। इन वाले केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप इनका यूज नहीं करते, तो सिंपली E और T2 लगाएंगे। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, डेल्टा नोट बराबर होती है 9/4 डेल्टा टी। अगर सेम लिगेंड डेल्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हो और सेम ही लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, तो दोनों की CFSE वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले की इक्वल होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बराबर होती है 9/4, यानी करीब करीब 2 टाइम से ज्यादा होगी देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस, जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये थी भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देख लो क्या है पोस्टुलेट इसके। इन्हें पहला पोस्टुलेट था कि कॉम्प्लेक्स मेटल में लिगेंड बॉन्ड जो होता है, लिगेंड और मेटल के बीच बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आया है दोनों के बीच। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंसीडर लिगेंड एज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जनरली अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, एक आधे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, जनरली आपको क्या मिलेगा, सेंटर मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड नेगेटिव चार्ज। ligands are arranged around the center metal atom ion in such a way that repulsion between them are minimum। उनके बीच रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इन ए फ्री ट्रांजिशन मेटल और all d orbitals are degenerate। सबकी एनर्जी क्या होती है, d orbitals की एनर्जी इक्वल होती है, बट ड्यू टू लिगेंड्स स्प्लिटिंग ऑफ d orbital टेक प्लेस। जैसे लिगेंड आते हैं स्प्लिटिंग हो जाती है d orbitals की। अकॉर्डिंग टू ligands और मेटल complex nature like octahedral complex, tetrahedral complex और square planar complex are formed। तो ये डिपेंड करता है ligands के ऊपर और मेटल के ऊपर, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप दो केस बताएंगे तीसरे पॉइंट में। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands अरेंज अलोंग एक्सिस, अपने आप को एक्सिस के लोंग अरेंज करते हैं ऑफ डी ऑर्बिटल की। समझ में आ गया, लोब अलोंग द कहां होते हैं, एक्सिस के लोंग होते हैं, लीडिंग टू T2G जिसकी एनर्जी कम होगी, EG जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, देन बारी सेंटर ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। तो T2G और EG के हिसाब से ऑर्बिटल्स की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देन बताएंगे आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, एंड स्प्लिटिंग अकर्स विद E ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी, E ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, एंड ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी एंड T2 ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अभी T2 ऑर्बिटल कौन से हैं, dxy डिवाइडेड dzx। E ऑर्बिटल कौन से हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz। ठीक है, ये तीन पोस्टुलेट थे मैन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अगर कोई पूछे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट बताओ, इससे फालतू नहीं लिखा ना, ये स्प्लिटिंग जरूर दिखा देना अगर आप कुछ बताना चाहते। ये वाला कंसेप्ट हम अलग से स्टडी करेंगे, CFSE वाला कुछ तो हो गया। ठीक है, तो ये था भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब फर्दर एक और स्लाइड है जिसमें यूज, सिग्निफिकेंस, एक ही बात है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या है और लिमिटेशन। ये तीन चीजें लिख देना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT क्या है भाई। इट टेल्स अबाउट, 3 पॉइंट लिखने हैं इसके लिए आपको। इट टेल्स अबाउट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। आप कह सकते हैं हाई स्पिन स्टेट और लो स्पिन स्टेट बताती है ये एक कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, ये कौन सा हाई स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है,
कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इसका रीजन देती है। ठीक है, कि क्यों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कोई कॉम्प्लेक्स, क्यों एक कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। एक्चुअल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है, तो उसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो ज्यादा, और हम कहेंगे स्पिन भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कोई मटेरियल पैरामैग्नेटिक क्यों है, फेरोमैग्नेटिक क्यों है, डायनेटिक क्यों है, ये बताती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, फेरोमैग्नेटिक कम है, पैरामैग्नेटिक सारे के सारे पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक सिंपली। ओके, देन इट आल्सो एक्सप्लेन्स रीजन फॉर कलर प्रोडक्शन बाय कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसका रीजन देती है। जनरली आपके कॉम्प्लेक्स कैसे की कलर के हों, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे होंगे या कलरलेस, तो ये बाकायदा रीजन बताती है ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूबी होता है रेड कलर का, टोपाज होता है येलो कलर का, ये आपके क्रिस्टल स्टोन है, अंगूठी में नग पहनते हो। ठीक है, रूबी रेड कलर, टोपाज येलो कलर का होता है, इमर्ल्ड ग्रीन कलर का होता है, इस कोट के जैसे कलर का होता है। ठीक हो गया, तो ये थी भाई सिग्निफिकेंस सीएफटी की। डन, ये लिख देना। और लिमिटेशंस क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या था कि भाई मैं तो है ना मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को ना आयनिक बॉन्ड मानूंगी। ठीक है, न तो कोलेंट बॉन्ड मानूंगी न कोवेलेंट बॉन्ड मानूंगी। बताओ, होगी कमी यही पहली। कोलेंट बॉन्ड हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कमी थी। हालांकि इसने बहुत सारे गुणधर्म बताए, पर हमें तो कमियां निकालनी होती है, निकाल दी। और क्या थी, ये कहती है कि लिगेंड नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो भी नेगेटिव चार्ज है जिस लिगेंड के ऊपर, वो लिगेंड जब स्प्लिटिंग करवाएगा डी ऑर्बिटल की, तो एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी। सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल लिगेंड्स की सीएफएससी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स की अपेक्षा। ठीक है, थोड़ी ये बात पची नहीं है हमारे, हमने इसकी कमी एक और निकाल दी। समझ रहे हो। हाँ, यानी कि जब ऑक्टाइडल में या टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है ना, तो न्यूट्रल लिगेंड के कारण ज्यादा एनर्जी निकल रिलीज होती है इन कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज लिगेंड। कमी हो गई ना। हाँ, ज्यादा निकलनी चाहिए इसके हिसाब से, तो नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे, और नेगेटिव चार्ज बेचारे लोअर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं लिगेंड्स की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर करने के लिए एक सीरीज है हमारे पास, स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे ऊपर है CO जो उससे ज्यादा एनर्जी निकालता है, जो कि न्यूट्रल लिगेंड होता है। उसके बाद है CN माइनस, और हाइड्रोजन फैमिली तो लास्ट में प्रेजेंट होती है। बीच में आपका वाटर अमोनिया भी आ जाता है। चलो, तो क्या लिमिटेशन है, इट टेक्स मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक, ले क्या कमी है, डज नॉट टेक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेक्टर। भाई लेने चाहिए, वही नहीं लेती, निकाल दी कमी। ठीक है, पहली कमी। दूसरी क्या है, अकॉर्डिंग टू इट नेगेटिव चार्ज लिगेंड शुड शो ग्रेटर स्प्लिटिंग, दिखानी चाहिए स्प्लिटिंग ज्यादा। एक्चुअल में यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअल में एनाइंस है ना प्रेजेंट होते हैं लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सीएफएससी की वैल्यूज हमने अरेंज करके एक सीरीज बना रखी है, उसके लोअर एंड पे होते हैं नेगेटिव वाले जनरली ज्यादातर लिगेंड। लैब ये क्या बात है, ये दो कमियां थी। लो भाई, इस तरीके से आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समाप्त हो जाती है। इससे एक्स्ट्रा कोई भी बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट फिनिश। होप्स आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी पर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।